नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग जैसे कि आपको पता है कि हम आर ओ का जो समीक्षा अधिकारी का जो PYQ है, सॉलिड पेपर को हम देख रहे थे। उसमें हम 2017 है उसका पेपर हमने पार्ट 1 में लगभग 20 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सब हमने कर चुके हैं 2017 का। ठीक है, ये हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज हम उसके आगे करेंगे। आज हम लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को टारगेट है कि वो करेंगे वीडियो में, और उसके बाद हम फिर दूसरी पार्ट में और जो बचे हैं उसको कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? ठीक है, तो इसमें जो थोड़ा मतभेद था, देखते हैं अभी। लेकिन जो आयोग है उसका उत्तर डी माना है, लेकिन देखते हैं। कोई भी विकल्प इसमें सत्य नहीं है, मतलब कोई भी इसमें ना ये सही ना ये सही, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि विकल्प में उल्लिखित सभी व्यक्तियों के संबंध आज़ाद फौज हिंद से है। मतलब इसमें जितने लोग हैं इन सबके जो मतलब हैं, मतलब जुड़े हुए हैं आज़ाद हिंद फौज से। किंतु लेकिन जो आयोग है उसने उत्तर का प्रश्न डी माना है, मतलब उत्तर ने मेजर करतार सिंह को माना है, पता नहीं किसने माना है, जो भी है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। अगस्त प्रस्ताव, पुनः प्रस्ताव, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्णय। ठीक है, तो इसको लगाना है। ठीक है, हाँ चलिए चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं। सांप्रदायिक जो निर्णय है वो 16 अगस्त 1932 को आया था। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। और जो अगस्त प्रस्ताव है ये 8 अगस्त 1940 को आया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्रम है, तो डी इसका आंसर है। ठीक है, और ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, पेपर में सब आज आएगा। ठीक है, मैंने कहा सेम नहीं आएगा, लेकिन क्या पता इसमें से 2 ऑप्शन पूछ ले, 1 ऑप्शन पूछ ले। ठीक है, या 3 पूछ ले, क्या पता 4 पूछ ले। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसलिए हम ये लोग कर रहे हैं, इसका बहुत ही लाभ होता है। अब देखते हैं कुछ जो भौतिक संरचना या पदार्थ हैं उनके भूगोल के संबंधित कुछ देखते हैं। पृथ्वी की जो सतह है वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, पृथ्वी की जो सतह का वह भाग है जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अभिकेंद्र कहलाता है, जबकि जिस जगह पर भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल केंद्र कहा जाता है। भूकंपी तरंगों का सर्वप्रथम अभिकेंद्रण रिकॉर्ड में किया जाता था। ठीक है, तो भूकंप आप लोग जानते हैं आए दिन आते रहते हैं, आपने न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा, और कभी न कभी आपने महसूस अपनी लाइफ में तो जरूर किया होगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ये पहाड़ी हैं और ये कुछ राज्य हैं कि जो ये सब पहाड़ियाँ हैं कहाँ कहाँ मैच करती हैं। ठीक है, तो जो गारो है, गारो मिलती है मेघालय। ठीक है, और जो मिरी मिलती है, मिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और जो कोल्ला मलाई है ये आपका तमिलनाडु में है। और उसके बाद जो ये डालमा है ये आपका झारखंड में ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मिलान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर ए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका विस्तारीकरण। गारो का मेघालय में, मिरी का अरुणाचल प्रदेश में, कोल्ला मलाई का तमिलनाडु, और जो डालमा है वो आपका झारखंड में मिलता है। भारत में तटीय राज्य की संख्या कितनी है? तो इसमें 9। ठीक है, 9 जो राज्य हैं तटीय मिले हुए हैं। भारत के तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 13 है लगभग, मतलब पहले अब 13 हो गई है। 9 राज्य हैं जिसमें गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल तथा 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली। ठीक है, और दमन भी इसमें है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो तटीय क्षेत्र राज्य कितने हैं? 9 है, और जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तटीय? तो 4 है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू जनजाति आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है। ठीक है, आपने सुना होगा नेपाल सटे वाले इलाके में रहते हैं लोग। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति का निवास कर रही है। उल्लेखनीय है कि थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जाति हैं वो बुक्सा, भेटिया, जौनसारी, थारू, गोंड, धुरिया, भारिया, खरवार, बैगा आदि हैं। और जो उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं वो हैं भेटिया, बुक्सा,
थारू, जैनसारी और राजी, ये सब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की है। आप ध्यान रखेंगे जनजातियों से क्वेश्चन आता है, ठीक है, जनजातियों से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखेंगे कौन कौन सी जाति कहाँ कहाँ मिलती है। कुछ मानसून से लेकर देख लेते हैं। कथन है, उनके विचार करना है। कथन एक क्या है, मिट्टी की प्रजातियों में मृतिका अधिकतम जल धारण करती है, ठीक है। कारण क्या है, मृतिका रंध्र क्रॉस बड़े आकार में पाए जाते हैं। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सत्य हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य किंतु आर असत्य है, और डी ए सत्य किंतु आर सत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मिट्टी की जो प्रजातियों में मृतिका अधिकतम धारण करती है क्योंकि मृतिका में रंध्र क्रॉस छोटे आकार के होते हैं, उसमें वहाँ पे बड़े आकार का है, ठीक है, लगभग 0.002 mm के होते हैं। इस प्रकार प्रसंगत के सत्य कारण है जबकि असत्य है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने क्या लिखा है, बड़े आकार के पाए जाते हैं लेकिन छोटे होते हैं, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो जल धारण की क्षमता है उसको घटता हुआ क्रम में लिखना है। तो घटता हुआ क्रम में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मृतिका, गाद, बालू, तो यही आता है, पहले मृतिका आएगा, फिर गाद आएगा, उसके बाद बालू आएगा, ठीक है। मिट्टियों को जल धारण करने की क्षमता अर्थात अवरोही क्रम, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मृतिका, गाद, बालू है। उल्लेखनीय कि मृदा की जल धारण की क्षमता जो है वो रंध्र क्रॉसों के आकार पर निर्भर करती है। जिनमें रंध्र क्रॉस बड़े आकार के होते हैं उनमें जल धारण की क्षमता कम होती है, ठीक है। इसमें बांध कुछ दिए हुए हैं और कुछ नदी हैं, इनको मिलाना है कौन कहाँ से है। जो दुलहस्ती नदी है, दुलहस्ती नदी ये आपको कहाँ से मिलती है, तो ये दुलहस्ती नदी आपको चिनाब में मिल जाती है। और जो गांधी सागर है, गांधी सागर आपका मिल जाता है चंबल में। और जो उकाई है, उकाई आपका मिल जाता है तापी में ही मिल जाता है, ठीक है। जो तावा है, तावा भी तावा में ही मिल जाता है, ठीक है। ये नदी तावा नदी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बांध नदी एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। दुलहस्ती, चिनाब नदी, गांधी सागर, चंबल, उकाई, तापी और तावा तावा में, ठीक है। खनिज से लेके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सेल समूह भारत धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है, तो वो है धारवाड़ समूह का। अब धारवाड़ देखते हैं, भारत में बहुत सारे जगह धारवाड़ शैल चट्टानें मिली हैं। धारवाड़ शैली में समूह भारत में धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत है। सोना, लोहा, अभ्रक, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीज आदि धातुएं धारवाड़ शैल से प्राप्त की जाती हैं, जबकि जो कोयले के निक्षेप गोंडवाना समूह के शैलों में पाए जाते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी देखते हैं क्या है। चिक्यूमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो जो चिली है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी चिली में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला, एक सेकेंड इसको हम इससे करते हैं, उत्तरी चिली में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला तांबे की निष्पेक्ष प्रसिद्ध उल्लेखनीय है। विश्व में 7 तांबे का सबसे बड़ा जो उत्पादक चिली देश है, इसके पश्चात पेरू, उसके बाद चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। ये कुछ घास के मैदान हैं और ये कुछ देश हैं, तो इनको मैच करना है, ठीक है। जो पंपाज आपका है, ये पंपाज आपका अर्जेंटीना में मिल जाएगा, ठीक है। और जो पुस्टेज है, पुस्टेज आपका ये हंगरी में मिलेगा। पुस्टेज कहाँ मिलेगा, पुस्टेज हंगरी में मिलेगा। और जो वेल्टेज है, वेल्टेज आपको दक्षिणी अफ्रीका में मिलेगा। और जो ये डाउन्स है, डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड, दक्षिण अमेरिका, डाउन्स और ऑस्ट्रेलिया। जापान में निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो आप इसमें नॉर्मली ध्यान रखेंगे, दो जापान और चीन, जापान के जो द्वीप समूह है उसके अगर पूछा है तो आप इसमें क्या रखेंगे, आज इसे सबसे पहले रखेंगे, अगर ऐसे पूछता है कैसे, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण पूछता है, ठीक है। तो आप क्या रखेंगे, एच, एस और के, ठीक है। क्या रखेंगे, एच, एस और के। अगर आप ये 4 चीज़ों को याद रखेंगे ना, तो आपको वहाँ कोई भी ऑप्शन दे दे, ये मतलब पहले ऑप्शन में आएगा, जैसे कि उत्तर दक्षिण वाले में पहले तो ऑप्शन में आएगा। तो एच से होकोंडो, एच से दूसरा होन्शु और एस से शिकोन्शु, के से क्यूशु, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने बड़े आराम से इसको याद कर लिया।
ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी एग्जामों में, यूपीएससी में एक बार आ चुका है ये, ठीक है। तो आप याद रखेंगे नॉर्मली HHSK, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। होकेडो, हेंशु, होंशु, शिकोशु और क्यूशु, इस तरह से ये है, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लेंगे PDF लेके। जनसंख्या और नगरीकरण, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो जो जन्म नियंत्रण है ये सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है, ठीक है, सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है जो जन्म नियंत्रण है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी प्राकृतिक जन्म नियंत्रण है। उल्लेखनीय है कि माल्थस ने जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि किसी भी देश की जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर दर श्रेणी, जबकि जीविकापार्जन के साधनों में समानांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। उसके अनुसार यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रणों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न पाया गया तो प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु, उनमें से निष्कर्ष भी दिया गया कि यदि जीवन में निर्वाह के साधनों का अवरोध ना हो और प्रत्येक 25 वर्ष की जनसंख्या दोगुनी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जनसंख्या नियंत्रण पे क्यों काम करती है, आपने बहुत सारी स्कीमें सुनी होंगी, ठीक है। तो इसलिए काम करती है कि ये मतलब संसाधन उपलब्ध हैं लोगों के लिए और दिक्कत ना हो। ज़्यादा जनसंख्या होने से दिक्कतें भी हो जाती हैं, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, अकाल मृत्यु से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, ठीक है। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो नॉर्मल सी बात है, राजस्थान में थी, ठीक है। राजस्थान में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% है तथा स्त्री साक्षरता दर 65.46% है, ठीक है। उल्लेखनीय कि जो अधिकतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य अवरोही क्रम में इस प्रकार है, जिसमें पहले नंबर पर केरल आता है, उसके बाद मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा होता है, ठीक है। पहले नंबर पर है, उसके बाद आखिरी नंबर पर ये सब है, ठीक है। मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनमें कर रहा हूँ। जबकि जो न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं उनमें से कौन से आते हैं? बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड की जो जनसंख्या उसमें कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक थी? तो मणिपुर की साक्षरता सबसे अधिक थी। इसमें एक्सप्लेन करने के जैसा कुछ है नहीं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ये, ठीक है। आप लोग पढ़ लेंगे एक बार PDF लेके और आइए टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं जो आपके लिए काफ़ी बेटर है। और प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का देश में कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना होता है? तो 31.16% था। भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व उच्चतम थी? तो वो किसकी थी? बिहार की थी, ठीक है, बिहार की थी। के आधार पर निम्नलिखित में से उनके नगरीकरण में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और इन्हें, ठीक है, अवरोही क्रम में असंदिग्ध गुणन में इनको व्यवस्थित करना है। तो 20 का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं महाराष्ट्र का 45%, गुजरात का इतना, आंध्र प्रदेश का इतना और अपने पश्चिम बंगाल का 31.9, ठीक है, अर्थात 3, 1, 2, 4 होगा, ठीक है, देख सकते हैं। 11 के अनुसार भारत की जो कुल नगरीय जनसंख्या महासागरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना थी? तो 40.61 थी, 42.61, ठीक है, नगरीय जनसंख्या। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम थी? तो वो हिमाचल प्रदेश की थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर वाला नगरीकरण के स्तर पर द्वितीय स्थान पे था? तो आपका ये मिजोरम जो वो द्वितीय स्थान पे था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि कितनी हुई थी? तो 11.45 हुई थी। भारत की जो जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक अधिक थी? तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा था।
अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों में। वो जनगणना था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई थी? तो आर्टिकल जो 17 है उसके द्वारा जो अस्पृश्यता है उसकी व्यवस्था की समाप्ति की गई थी। भारतीय संविधान के भाग जो 3 है उसमें 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें 12 से लेकर 35 तक इसका अध्ययन बताया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रथम मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार उल्लेखनीय है। प्रथम में उल्लेखित अनुच्छेद और उनके संगत प्रावधान निम्नलिखित है। जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समानता का प्रावधान करता है। जो अनुच्छेद 15 है वो धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध करता है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 16 है वो अनुच्छेद जो 16 है वो नियोजन के विषय में अवसर की समानता को दर्शाता है। आर्टिकल जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत को बताता है, और जो 18 है वो उपाधियों का अंत भी बताता है। तो आप ये सब ध्यान में रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद विधानमंडल और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बुक में ना जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है इसमें अच्छा ये दिया है कि इसमें सब्जेक्टिव वाइज दिया है, जैसे कि कौन से कहाँ से पूछा गया है, तो काफ़ी अच्छा है। आप लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा है, ताकि इसको पता लग जाएगा कि कहाँ से किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है। और ऐसे ही हम जितने भी आगे इसके जितने भी पेपर हुए हैं RO के, उन सबको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और आइए वहाँ टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं, और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ें हैं। PDF भी आपको वहाँ प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास PDF नहीं मिल पाती है। PDF क्या मतलब, उनको बुक ही नहीं मिल पाती कई कारणों से, तो उनके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो आइए टेलीग्राम पर जुड़िए। चलिए चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 170 के अनुसार किसी राज्य की जो विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम संख्या क्रमशः क्या हो सकती है? तो हो सकती है अधिकतम न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है, ठीक है। संविधान अनुच्छेद 170 के विधानसभाओं की संरचना वर्णित है। अनुच्छेद 170(1) के अनुसार अनुच्छेद 333 के संबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में उस राज्य के संबंध में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से न्यूनतम संख्या मिलाकर बनेंगे, ठीक है। अर्थात अनुच्छेद 333 के अनुसार आंग्ल जो भारतीय की विधानसभा की नियुक्ति में सम्मिलित करते हुए अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में आंग्ल भारतीय सदस्य की विधानसभा की नियुक्ति 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है। तो अब आंग्ल भारतीय का उनका वो समाप्त कर दिया गया है, 104वां संविधान संशोधन था उसके जरिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं केंद्र राज्य संबंध प्रसन्न जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्र अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्र सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, प्रवर्तन निदेशालय 2000। ये जो दोनों हैं ये गलत लिखे हुए हैं, इसलिए इसको जो आयोग ने इसको बाहर कर दिया था, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, इसमें से एक गलत होता तो ये क्वेश्चन मान्य होता, इसमें से 2 क्वेश्चन गलत है तो ये इसलिए गलत हो गया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में जिसने पहली बार लोकपाल, और आप देख सकते हैं ये किसकी स्थापना कब कब हुई है, ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनने की संस्तुति की थी, अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी अध्यक्ष थे। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 5 जनवरी 1966 ईस्वी को किया गया। बाद में 1967 ईस्वी में इस आयोग का अध्यक्ष में हनुमत मैया को बनाया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही सर्वप्रथम भारत में लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने 31 अगस्त 2005 को बनाया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, ठीक है। कौन थे इसके अध्यक्ष? वीरप्पा मोइली थे। कुछ पंचायती राज से देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान अनुच्छेद 17वें के संशोधन में द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भाग लेने का अधिकार दिया गया था वे कौन से थे? तो वे थे दिल्ली और पुडुचेरी थे, ठीक है। भारतीय संविधान 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पुडुचेरी तथा दिल्ली के विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया। भारत के संविधान सभा के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में सम्मिलित
संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, राज्यों विधानसभाओं निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा महिलाओं से आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(3) में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट है अवधि के लिए समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, तो इसका सिर्फ एक ही सही है और ये थोड़ा गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान की जो अनुच्छेद 243(3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा मारे जाने वाले माफ़ कीजिए, मारे नहीं, भरे लिखा हुआ है, भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या कम से कम 1/3 के स्थान पर स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगी। ऐसे स्थान किसी पंचायत विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुसार आवंटित किए जा सकेंगे। ठीक है, मतलब चक्रानुसार इनको जो इनका मतलब 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, उनको आवंटित किए जा सकेंगे। इस प्रकार प्रसंगत कथन एक सत्य है, जबकि जो अनुच्छेद 334 विनिर्दिष्ट है आरक्षण की अवधि 70 वर्ष लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व एसटी और एसटी के स्थानों के आरक्षण में संबंधित न कि पंचायतों से, इस प्रकार प्रसंगत 2 का जो है वो असत्य हो जाता है। ठीक है, और चलते हैं अगले। भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसमें पंचायतों के को स्वशासन की स्वीकार किया गया था। इसमें शहरी स्थानीय सरकारों तथा स्वशासन की संस्था को स्वीकार किया गया था। तो इसमें जो ये स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया था ये नहीं है, लेकिन जो दूसरा है ये सही है। नहीं, माफ़ कीजिए, दूसरा नहीं, ये पहला सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। शहरी नहीं है, इसमें ग्रामीण होगा, तो ये सी इसका सही है। भारतीय संविधान 73 संशोधन के 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। शहरी स्थानीय सरकार को 18 विषय संबंधित है कार्य दिए गए। इस प्रकार प्रसंगत एक सत्य है, जबकि 2 असत्य हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का देखते हैं। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था उत्पादक कीमत सूचकांक का मापता कौन है? तो उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को औसत परिवर्तन को देखता है, ये इसका सही आंसर है। बाकी आप पढ़ सकते हैं। उत्पादन कीमत सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की औसत परिवर्तन को मापता है। उत्पादन कीमत सूचकांक की संरचना के कार्यविधियों और सुझाने के लिए 21 अगस्त 2014 को प्रोफेसर BN गोलदार की अध्यक्षता में एक कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2017 को सौंपी थी। ठीक है, कृषि से देखते हैं कुछ। भारत में राज्य में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो आपका जो पंजाब है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चावल का। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं, कुछ फैक्चुअल डाटा है, मेंस के लिए काम आएगा। मैं RO के मेंस के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, उसमें भी काम आ सकता है, लेकिन मैं PCS के भी मेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आता है। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहले में फसल और पौधा दिया हुआ है और जो उसमें उत्पादक राज्य कौन कौन से कहाँ मिलता है। ठीक है, तो जो जूट है, जूट आपको पता है ये जहाँ पानी होगा वहाँ मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा पानी होता है। और जो चाय है, चाय आपको पता है कहाँ मिलेगी, चाय आपको असम में मिलेगी। ठीक है, चाय कहाँ मिलेगी, चाय आपको असम में मिलेगी। और गन्ना कहाँ मिलेगा आपको, तो गन्ना आपको नॉर्मल सी बात है उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और जो रबड़ बोर्ड है वो केरल में स्थापित है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसका मेरा आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एजेंसी जो भारत में कृषि सामानों को निर्यात में सम्मिलित नहीं है, मतलब सहभागी नहीं है? तो जो इफ्को है वो निर्यात से संबंधित नहीं है। नेफेड स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और MMTC उत्पादन प्रमुख निर्यात संस्थाएं हैं, जबकि जो इफ्को है मुख्यतः रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन व निर्यात से संबंधित है। ठीक है, उल्लेखनीय कि खनिज धातु व्यापार कॉरपोरेशन वर्ष 1963 में स्थापित भारत की प्रथम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था है जिसे सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्रदान किया गया है। और यह पहला ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसे निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान हेतु गोल्डन सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस की दर्जा भी दिया गया है। यह भारत में खनिजों का निर्यात करने वाला सबसे
बड़ा निर्यातक देश है। यह संस्था भारत के कृषि उत्पादों के अग्रणी निर्यातकों और आयातकों में भी शामिल है। कंपनी के थोक निर्यात में चावल, गेहूँ, चीनी, चाय, कॉफ़ी आदि जूट प्रमुख ये सारे फसलें हैं। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो जो दलाल है सट्टेबाज नहीं है। दलाल स्टॉक एक्सचेंज में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, न कि सट्टेबाज का। उल्लेखनीय है कि जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के में 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं। पहला है स्टेक, लेमड़क, तेजड़िया और मंदड़िया। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे या उनको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, इस बात से अच्छे से परिचित होंगे। ठीक है, वो इसका आंसर अच्छे से दे सकते थे। विज्ञान विज्ञान का करें या रहन दे भी? देखिए, इसमें एक काम करते हैं, इसको हम दूसरे ही मतलब तीसरे पार्ट में ही शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हम 60 का हमने पढ़ा था। ठीक है, नहीं अभी 60 नहीं हुआ, माफ़ कीजिएगा, 60 नहीं हुआ है। ठीक है, करेंगे आज करेंगे। विज्ञान अभी 60 नहीं हुआ है। हमने ऑलरेडी 20 कर लिया था ना। हाँ, तो अब आज 80 क्वेश्चन करेंगे तब जाके 60 पूरा होगा आज। ठीक है, हो जाता है। चलिए, विज्ञान बहुत विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो जो डायनमो है ये इसका होता है चुंबकीय प्रेरणा से। ताप में निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो जो केल्विन है उसका ऋणात्मक मान नहीं होता है। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जाओं का अनुपात 4.9 है, तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर 2.3 होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जो सेंटीग्रेड है ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड ताप की इकाई है तथा अर्ग ऊष्मा की CGS इकाई है, जबकि कैलोरी और जूल ऊष्मा का SI इकाई है। इस कैलोरी जूल में आगे ऊष्मा की इकाई होती है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान से कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? क्लोरोपराइफॉस, कार्बोडाइजिम, क्वानफोलॉस और ब्यूटाक्लोर। ठीक है, जो ब्यूटाक्लोर है यही नहीं है शाकनाश। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं है? जैव निम्नीकरण कौन सा नहीं है? तो जो PVC है ये जैव निम्नीकरण नहीं है। बाकी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम। जैव निम्नीकरण पदार्थ उसे कहते हैं जो प्राकृतिक एजेंट होते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, पराबैंगनी किरणें आदि। मतलब जैव निम्नीकरण होते हैं जो प्राकृतिक एजेंट होते हैं, जो सहायक होते हैं उसमें। ठीक है, जो रासायनिक घुल मिल जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन इत्यादि। और जबकि जो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं उन्हें गैर निम्नीकृत या पदार्थ कहा जाता है। जैसे स्क्लेट धातुएं, PVC, प्लास्टिक, ये सब गैर निम्नीकृत पदार्थ हैं जो पर्यावरण में आसानी से घुल नहीं पाते हैं और ये प्रदूषक का कार्य करते हैं इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो आपका इसमें जो कॉपर है ये सिनेबार से सेलेनियम नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एल्युमिनियम से कौन है? बॉक्साइड। कॉपर से पायराइड और क्यूफ्राइड। पारा से सिनेबार। और जो जिंक है उसका क्लेमाइन। और जो आयरन है आयरन से हेमेटाइट। ये सब हैं, जबकि जो सिनेबार ये पारे का अयस्क है। ठीक है, सिनेबार किसका है? पारे का है। वनस्पति विज्ञान में देखते हैं कुछ। समुद्री घास के मैदान तत्व के मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो नॉर्मल सी बात है, आयोडीन। समुद्र में अधिक मात्रा में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो समुद्र के मुख्य घास के रूप में मतलब घासों के लिए पोषक तत्व कौन होंगे? आयोडीन। समुद्री घास में आयोडीन की मुख्यता तथा महत्वपूर्ण स्रोत। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो बढ़ते शिशुओं के मस्तिष्क विकास और थायराइड की प्रक्रिया में अनिवार्य होता है। यह शरीर के ताप को भी विनियमित करता है। आयोडीन की कमी में घोंघा नामक रोग होता है, क्योंकि जो आयोडीन के शरीर में जमा नहीं हो रह सकता, इसलिए इसे दैनिक आधार पर लेना पड़ता है। ठीक है, आप लोग रोज़ इसलिए खाते हैं नमक, इसे दैनिक आधार पर लेना पड़ता है। और आयोडीन कमी होगी तो आपको घोंघा जैसे रोग हो जाएंगे, जिसमें आपका गला बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। आपने देखा होगा। निम्नलिखित में से
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो नॉर्मल से ये तो जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, लेकिन जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जिसके द्वारा हरे पौधे को सूर्य के प्रकाश में हरित लवक की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब जरूरी है, बाकी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जरूरी नहीं है। कौन सा युग्म सही सिमोलिन नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सिमोलिन नहीं है? तो इसमें जो आपका ये जो जलो तथिप है ये सिमोलिन नहीं है घटपर्णी से। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। अमरबेल क्या है? तना परजीवी है। चंदन क्या है? जड़ परजीवी है। आर्किड क्या है? आदिपादप है। और जो घटपर्णी है वो कीटभक्षी है, ठीक है। आगे देखते हैं, जंतु विज्ञान से कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हार्मोन में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? ठीक है, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो आप लोग सब लोगों को पढ़ा होगा आपने साइंस, आपको इतनी तैयारी तो होगी तो आपको पता ही होगा। तो जो एस्ट्रोजन है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है। मुख्य रूप से अंडाशय में उत्पन्न एस्ट्रोजन महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास की मुख्य भूमिका निभाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक एस्ट्राडियोल और दूसरा एस्ट्रियोल, ठीक है। एंड्रोस्ट्रोन और टेस्टोस्टेरोन ये नर सेक्स हार्मोन है, जबकि थायरोक्सिन और थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आर के लिए तो है ही। निम्नलिखित में से कौन सा सिमोलिन नहीं है? तो जो विटामिन ए है, ये विटामिन ए जो गठिया से नहीं होता है, ठीक है। विटामिन ए आपका होता है रतौंधी के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थों एवं यूरिया एसिड शरीर में जमाव गठिया अथवा गाउट नामक रोग से होता है, जबकि विटामिन जो ए है की कमी से रतौंधी नामक, देखा हमने बताया था अभी, रतौंधी नामक विकल्प से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल है, ठीक है। विटामिन नाम का रासायनिक जो नाम है रेटिनल किसे कहते हैं? आँखों को कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और बाकी सारे देख लेते हैं। विटामिन B1 से क्या कमी होता है, कौन सा होता है? रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफिडाल। और विटामिन सी का एक्सकर्बिल अम्ल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिमोलिन नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन क्या? टाइफाइड नाशी, क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी, क्विनिन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन संचेतक, ठीक है। तो इसमें जो एस्पिरिन है ये एस्पिरिन निसंचेतक नहीं हुए, एस्पिरिन में होता है दर्द निवारक, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑलरेडी सब मैच किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं दर्द निवारक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक सामान्य 70 ग्राम के किलो भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 500 मिलीग्राम होती है, लगभग, मतलब इससे थोड़ा कम भी होती है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला देख सकते हैं रक्त की मात्रा को। एक समान वयस्क में रक्त की मात्रा उसके कुल भार का लगभग 7% होता है। मतलब अगर 7 किलो का है, ठीक है, अगर 7 किलो का है, 70 किलो का है, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल है 70 किलो का है तो गुणे में 7 डिवाइडेड बाय 100 तो 4.9 किलोग्राम लगभग 500 मिलीमीटर खून पाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लगभग किलो लगाया इसलिए क्योंकि यहाँ 4.9 लिखा हुआ है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू वेट और हाइट। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के एमिनो एसिड में अम्ल विघटित करता है? तो जो पेप्सिन है यही करता है, ठीक है। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। बैक्टीरिया या जीवोपयोगी भूषण ऐसे होते हैं जो केवल जीवाणु के ऊपर आश्रित होते हैं, उन्हें संक्रमित करते हुए इनमें DNA पाया जाता है और अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार प्रश्न दोनों सत्य हैं, ठीक है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो ये गौशमर रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादन होता है वो जो ऐसा वो करती है। गौशमर रेशम कहलाता है। जर्मनी के ऑरवल न्यूरबर्ग
न्यूरेबर्ग में स्थित फ्रेडरिक अलेक्जेंडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार जो गास्मर रेशम है कृत्रिम हृदय की ऊतक बनाने में कारगर हो सकता है। उल्लेखनीय है कि रेशम की संरचना व यांत्रिक स्थिति को देने का कार्य फाइब्रेनिक प्रोटीन करता है। मतलब जो ये मकड़ी के जो जाले होते हैं, इससे जो हृदय है उसे बनाने में, जो कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है, उसे बनाने में आसानी हो सकती है, ऐसा रिसर्च में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलिन नहीं है? सरसों, वरुणा प्रजाति, मटर, सपना, अलसी, सूर्या। जो मूंगफली है वो कौशल, जो अलसी है ये सूर्या की प्रजाति नहीं है। अलसी किसकी है? अलसी है आपकी, अलसी आपकी ये गरिमा, श्वेता, लक्ष्मी, ये सब इनकी, शेखर, शारदा, मऊ, आजाद, गौरव, शिम, समय, आज इनकी प्रजाति अलसी की ये प्रमुख प्रजातियां हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। सरसों का वरुणा, मटर का सपना, पपीता का सूर्या और जो मूंगफली है उसका कौशल। अलसी की बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, नवंबर में प्रथम सप्ताह में की जाती है। इसकी बुआई का बीजदार बीज उद्देश्य प्रजातियों के लिए 30 किलोग्राम हेक्टेयर है तथा द्विदेशीय प्रजाति के लिए ये 50 किलोग्राम हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गिरुई गेहूं में पाया जाता है वाला रोग है। गिरुई बिल्कुल ये तो सही है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, बिल्कुल ये भी सही है। झूठ कांड या फॉल्ट स्पॉट जो में पाया जाने वाला रोग है। खैरा जो धान में पाया जाने वाला रोग है, ये भी सही है। तो मतलब गलती यही है, तो सी आंसर इसका है। फलूदा जनित रोग झूठ कांड का संबंध धान की फसल से है, ना कि जौ की, तो इस प्रकार सी असत्य है, जबकि शेष फलें संबंधित रोग विवरण सत्य हैं। उसके बाद देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइफ हाई के संबंध, ये लाइफ हाई उस समय बहुत चर्चा में था, कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो लाइफ हाई विस्तृत रूप से लाइफ हाई होता है, ये देखें लाइफ हाई क्या होता है। लाइफ हाई का मतलब जैसे कि जो जो रोशनी होती है, बर्फ़ होता है, उसकी रोशनी जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको उसका टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। तो इस प्रकार पे इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। भारत में लाइफ हाई का सफल परीक्षण 29 जुलाई 2018 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया। लाइफ हाई द्वारा 10 GB सेकेंड डाटा एक किमी परिधि में भेजा जा सकता है। इसका क्रियान्वयन आर्टिफिशियल फाइबर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, तो इसका यही आंसर है। ठीक है, लाइफ हाई वायरलेस आर्टिफिशियल नेटवर्किंग टेक्निक में डेटा संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोन एलईडी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट द्वारा लाइफ हाई का सफल परीक्षण किया गया। अतः विकल्प डी को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा था, तो ये गलत है इसका। ठीक है, आर्टिकल फाइबर की नेटवर्क के द्वारा ये नहीं, लिखी ये एलईडी जो बल्ब है उनके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, चलिए। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नियामक संस्था है? तो ट्राई आप जानते हैं, सुना होगा, टेलीकॉम से संबंधित है। ठीक है, टेलीकॉम से संबंधित है ट्राई। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी डिटेल, कब कब ये इसका स्थापना हुआ। पर्यावरण और परिस्थिति देख लेते हैं। सूची राष्ट्रीय उद्यान है और ये राज्य हैं, इनको मैच करना है। ठीक है, तो जो इंताकी है, इंताकी आपका कहाँ पर जाएगा? इंताकी आपका पड़ जाएगा नागालैंड में। और जो आपका बेतला है, बेतला आपका झारखंड में होगा। और जो सिरोही है, सिरोही आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका मणिपुर में होगा। और जो गोइंदी है वो तमिलनाडु पर जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद परितंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो जैवमंडल है वही सबसे बड़ा परितंत्र है पृथ्वी का। पृथ्वी की सर्वाधिक परिस्थिति तंत्र जैवमंडल में समान रूप से पृथ्वी की सतह में चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत जंतुओं से वनस्पतियों का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जीवमंडल में मुख्य रूप से 3 घटक निम्नलिखित होते हैं: जैविक संगठक, अजैविक संगठन तथा ऊर्जा संगठक। ठीक है, तो इस तरह से जीवमंडल से बहुत बड़ा परिस्थिति तंत्र चाहता है। तो हमने 80 क्वेश्चन कर लिए और बाकी जो बचे हुए हैं 80 क्वेश्चन, ठीक है, नहीं 80 हाँ नहीं 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन आज हमने 60 क्वेश्चन कर लिए। माफ़ कीजिएगा, सिम ने बोल दिया, और एक्चुअली में होता है, कोई बात नहीं।
60 क्वेश्चन मैंने 60 क्वेश्चन मैं आज कर लिया, और बाकी जो आपके 60 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2017 का जो PYQ है GS का RO ARO का वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जल्दी टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं, PDF भी वहीं सारी मिलती हैं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।